हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था साइंस का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का 20th ऑफ जुलाई को जो पेपर हुआ था सेट 31C3 साइंस का। इस सेट में जो सेक्शन ए है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि साइंस का पेपर भी डिस्कस करना चाहिए, उसका जो सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ वाला वो सर प्लीज़ डिस्कस कीजिए। दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जो चैनल है न्यू एकेडमी ये कम्प्लीटली बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स है। ओके, बट बच्चों ने कहा दैट इज़ वाई आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑफ साइंस ऑल्सो। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमने बच्चों से क्वेश्चन पेपर की डिमांड की थी, बट हमें ये जो सेट 3 है 31C3 यही हमें एक्चुअल में जो पीडीएफ की फॉर्म में मिला है। एक बच्चे ने हमें 31C1 भी भेजा है, बट वो पेपर इनकम्प्लीट था। दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। वी आर ओनली डिस्कस पेपर कोड 31C3। ओके, बाकी जो सेट 1 और सेट 2 है उनमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे इससे, तो वो आप डिफरेंट क्वेश्चन अपने बिहाफ पे चेक कर सकते हैं। बाकी जो सेम क्वेश्चन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन था साइंस में, इसमें दे रखा है यू वांट टू टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर बट हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स में बी डिजोल्व इन प्योर वाटर टू मेक इट हार्ड। तो आपको ये कह रहा है कि ये जो 4 कंपाउंड्स गिवन है इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो प्योर वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और उस वाटर को क्या कर देंगे, हार्ड बना देंगे। तो एक चीज़ आपको, अगर आपने ढंग से साइंस को पढ़ा है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन है, मैग्नीशियम+2 कैल्शियम+2 के जो आयन्स है वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो, एक फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम, मीन सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है आपको NaHCO3। तो जब NaHCO3 को वाटर के साथ आप मिलाते हो तो ये क्या दे देगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और एक क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा H2CO3। ओके, तो ये जो है ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकंड है सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, मीन्स यहाँ से हमें Mg+2 आयंस मिलेंगे। थर्ड है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मीन्स यहाँ से हमें कैल्शियम+2 आयंस मिलने वाले हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है कार्बोनेट ऑफ सोडियम, सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3। Na2CO3 को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगी, CO2 गैस मिलने वाली है। ओके, रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कंपाउंड हैं वही हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट इज सेकेंड और थर्ड जो होगा ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड किस में है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन जो होती है लॉन्ग चेन बनाती है। कार्बन का चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में, आपने उसमें पढ़ा है कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, काफ़ी लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉन्ग चेन के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो टेट्रावेलेंट जो होती है, टेट्रावेलेंसी मीन्स 4 वैलेंसी होती है कार्बन, इसी से तो वो कार्बन जो होता है वो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये 4 कोवलेंट बनाता है टेट्रावेलेंसी की हेल्प से। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन के लिए। आइसोमेरिज्म भी एक प्रॉपर्टी है जो लार्ज चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन से लिंक होता है तो इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही तो लॉन्ग चेन बनती है। ओके, कार्बन कार्बन एटम्स आपस में लिंक होने की जो प्रॉपर्टी उसको कैटेनेशन बोलते हैं। तो जो ऑप्शन सी है एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स कौन से होते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड,
ओके, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। तो एलोट्रोपी की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए। तो आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिसिटी कौन से कंपाउंड्स जो होते हैं वो अलाउ करेंगे? जो कंपाउंड्स में हमें आयंस मिलेंगे, फ्री आयंस जहाँ होंगे, ठीक है, वही कंपाउंड्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को शो करेंगे। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और एल्कोहल, ये तो क्या होते हैं? कौन से कंपाउंड होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये तो। और कोवलेंट कंपाउंड से कोई भी फ्री आयंस नहीं मिलते। तो मीन्स ऑप्शन ये फर्स्ट और थर्ड तो होगा ही नहीं। बात करते हैं सेकंड की, ड्राई HCl गैस। जो गैस होती है ड्राई HCl, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। ओके, अगर एक्वस स्टेट में होता है HCl तो फिर भी सोच सकते थे कि ये क्या होगा, कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स या फ्री आयंस जो है प्रोवाइड करेगा। बट गैसियस फॉर्म में इससे इलेक्ट्रिसिटी का पास होना पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड भी नहीं होगा। डाइल्यूट H2SO4 होता है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट होता है, बैटरीज में यूज होता है। ये बैटरीज में क्यों यूज किए जाते हैं? बिकॉज ये हमें क्या देता है? H+ आयंस देता है। जो जितना H+ आयंस देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होगा। ओके, तो यहाँ से जो H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4, इससे हमें ह्यूज क्वांटिटी में H+ आयंस मिलते हैं इन डाइल्यूट स्टेट। ओके, डाइल्यूट स्टेट में ही हमें मिलता है। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड ले लेता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जो H+ आयन होता है वो बहुत कम अमाउंट में हमें मिलते हैं। दैट इज़ वाई जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ध्यान रखना। ओके, तो ऑप्शन इसका जो फोर्थ है, चार में से फोर्थ ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में ओनली। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी हमें फ्री H+ आयंस देगा या फ्री आयंस देगा वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस मैंने यहाँ पे NCERT से लिया हुआ है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है डायग्राम, उसी को हमने लिया है। इफ़ द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज Ma, एनोड पे क्या जाएगा? एनोड पे जाएगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इट मीन्स मास ऑफ एनोड इक्वल टू मास ऑफ क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। एंड द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज Mc। तो कैथोड पे क्या जाएगी? हमारी हाइड्रोजन जाएगी, ये रही हाइड्रोजन। ओके, तो मास ऑफ कैथोड जो हो गया वो इक्वल हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन के। देन द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है Mc/Ma। तो एक चीज़ मुझे बताइए, जब भी वाटर जो होता है H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, H2O का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? H2 प्लस O2 मिलता है, ठीक है। ये भी एक गैसियस फॉर्म में होगी और ये भी गैसियस फॉर्म में होगी। बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई 2 और हाइड्रोजन 4 हो गई, तो इसको भी 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन जो रिएक्शन है वो क्या हो गई? एक बैलेंस रिएक्शन है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, देखो हाइड्रोजन वाटर के 2 कंपाउंड जो है वो हमें क्या देते हैं? 2 हाइड्रोजन गैस देते हैं। ओके, 2 मोल हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें और 1 मोल क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है इससे। तो अगर मैं मोलर मास निकालता हूँ हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हमें मास का रेशियो निकालना है, देखो, है ना। तो मास का रेशियो निकालने के लिए मोलर मास हमें पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 का कितना होता है? ये होता है 2 ग्राम पर मोल, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना ये। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल होता है।
अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब एनोड पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जा रहा है, एक मोल जा रहा है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन के कितने मोल जा रहे हैं? 2 मोल जा रहे हैं। इट मीन्स कैथोड पे एनोड से डबल जो हो रही है वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एम ऑफ कैथोड। कैथोड पे क्या जा रहा है भैया? कैथोड पे जा रहा है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, देखिए, है ना। तो 1 मोल का मोलर मास होता है 2, तो 2 का कितना हो गया? 2 इंटू 2 हो गया, डिवाइड बाय एम ऑफ, ये हो गया एम ऑफ कैथोड, अपॉन में हमें लेना है एम ऑफ एनोड, मीन्स मास एट एनोड। तो एनोड पे जा रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मोल है? एक ही मोल है, तो एक मोल कितना मोलर मास प्रोवाइड करेगा? 32। तो ये कितना हो गया? 4, और ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/8 इस केस में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। फर्स्ट है एसिडिफाइव K2Cr2O7, एल्केलाइन KMnO4, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आउट ऑफ दिस द कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th क्लास में, या फिर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, अगर थोड़ा कार्बन का चैप्टर ढंग से पढ़ा है, तो उसमें आपको दिया गया है, देखिए ये इथेनॉल है। ये इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है? एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, जो हमें दे रखे हैं फर्स्ट दोनों ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ध्यान रखना, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो काफ़ी ऐसी रिएक्शंस आएगी जिसमें आप जो एरो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ लोगे K2Cr2O7 को और एल्केलाइन KMnO4 को। K2Cr2O7 क्या होता है? ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपके क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, और ये हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। ध्यान रखना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड किस में है? ऑप्शन ए में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज नॉट अ बेस। तो निम्न में से कौन सा बेस नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, और ये तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसको लाइम भी बोलते हैं, ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ध्यान रखना। ओके, जिंक ऑक्साइड जो होता है, जिंक ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक नेचर मीन्स ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है। इट मीन्स ये बेस भी हो सकता है। तो जो सोडियम सल्फेट है वो कभी बेस नहीं हो सकता। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 होता है। कैसे बनता है ये? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो H2SO4 से रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, तो ये सॉल्ट बनता है, सोडियम सल्फेट। ये बेस नहीं होता, सॉल्ट होगा एक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर इज बर्न्ट इन अ चाइना डिश। ओके, 2 ग्राम सल्फर पाउडर ले रहे हैं जिसको चाइना डिश में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। ओके, एक सेकेंड रुकना। 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर is burnt in a china dish and the fumes are collected in a test tube. Okay,
and fumes are collected in a test tube. Water is added in the test tube and the solution is tested separately. तो एक चीज़ मुझे बताइए, जब भी सल्फर को चाइना डिश में बर्न किया जाएगा तो बर्न किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो अगर मैं सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से SO2 गैस मिलेगी, ठीक है। और अब इस SO2 गैस के ऊपर फर्दर क्या डाल रहे हैं? पानी में मिला रहे हैं इसको, वाटर इज एडेड, ठीक है। तो इसमें SO2 गैस में हम मिला रहे हैं वाटर। तो इसकी रिएक्शन मैं सेपरेट लिख देता हूँ, रुको। ये SO2 गैस में फर्दर हम क्या मिला रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H2SO3, ठीक है। H2SO3 मिलेगा, वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा एक्वस फॉर्म में, ओके। और H2SO4 जो है वो क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड होता है, ओके। H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरस एसिड होता है और वो एसिडिक होता है। जो एसिड रेन होती है उसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एसिड रेन। एसिड रेन के लिए भी ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, ओके। एसिडिक सॉल्यूशन होता है और ये जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये एसिड बना है, देखो, है ना। आगे क्या कह रहा है? एंड द सॉल्यूशन इज टेस्टेड सेपरेटली विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब ये जो एसिड बना है इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर में क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन से अगर ब्लू लिटमस में से पास किया जाता है तो ब्लू लिटमस जो होता है वो क्या कर लेता है? अपना कलर चेंज कर लेगा रेड में, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में जब भी ब्लू लिटमस से पास किया जाएगा तो वो ब्लू लिटमस जो है वो चेंज कर लेगा किस में? रेड में, ठीक है। और रेड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में ऑलरेडी रेड ही रहेगा, ठीक है। रेड जो है वो रेड रिमेन्स रहेगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में से अगर ब्लू लिटमस को मैं से पास करूँगा, ये क्या कह रहे हैं? द सॉल्यूशन इज टेस्टेड सेपरेटली विद ब्लू एंड रेड लिटमस, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस से पास करेंगे तो ब्लू लिटमस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किस में? रेड में। तो चेंज किस किस में आ रहा है? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आ रहा है। एंड रेड लिटमस रिमेन्स रेड, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। जब भी एसिडिक सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस को साथ में लिया जाता है तो ब्लू लिटमस का जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड जो है वो रेड में रहेगा। इसका उल्टा अगर मैं बोलूँ, अगर बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं तो रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस ही रहेगा इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, ओके। तो हमारे यहाँ पे जो H2SO3 बना है वो क्या होता है? एक एसिड होता है। दैट इज वाई जो ब्लू होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड जो है वो रेड में ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मेलिएबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पुअर कंडक्टर होना चाहिए तो कॉपर और सिल्वर तो क्या होते हैं? इनकी कंडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है। कॉपर तो जनरली हम वायर्स में यूज़ में लेते ही हैं, जो हमने घरों में वायर लगते हैं वो जनरली कॉपर के ही होते हैं। सिल्वर के क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज इसकी कॉस्ट हाई होती है, ओके। अदरवाइज सिल्वर जो है वो कॉपर से अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मेलिएबल? मेलिएबल की अगर मैं बात करूं तो मेलिएबल क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर किसी भी आप मेटल को अगर थोड़े से पीटते हो तो वो इजीली क्या हो जाता है? शीट में कन्वर्ट हो जाता है बिना टूटे, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है। और सिल्वर जो होता है, सिल्वर की तो क्या बनती है? सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी बनती है ना? ज्वेलरी बनती है ना। इट मीन्स ये तो
जो होते हैं वो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हो गए, मैं इनको बोल सकता हूँ मोस्ट मेलिएबल मेटल। ठीक है, तो कॉपर और सिल्वर तो आंसर नहीं होगा। बात करते हैं जिंक और लेड की। ठीक है, तो जिंक जो होता है, जिंक मॉडरेट कंडक्टिविटी शो करता है हमेशा, मॉडरेट कंडक्टिविटी शो करता है, मीन्स कंडक्टिविटी शो तो करता है, पुअर तो नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेड होगा। लेड जो होता है वो क्या करता है, पुअर कंडक्टिविटी शो करता है, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। लेड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेड जो पेंसिल्स होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बायो से रिलेटेड है। द ऑर्गेनिज्म इन विच एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है इसका आंसर, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एज कंपेयर टू डे टाइम, the amount of carbon dioxide released by the plants during night is more। ये कह रहा है नाइट में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट ज़्यादा रिलीज करते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि दिन में तो क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है ना, जो कार्बन की मैक्सिमम पार्ट होता है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। ओके, दैट इज़ वाई क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वहाँ यूज हो गया, तो वो इमिट क्या करेगा, कम करेगी, रिलीज कम करेगी ना, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी यूज हो गया है। प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के केस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। रात में क्या होगा, सन की लाइट होगी ही नहीं, ठीक है, जब कोई भी सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा वो ज़्यादा होता है। तभी तो कहते हैं कि रात में जो होता है वो पेड़ के नीचे या प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज रात में वो क्या करते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं प्लांट्स। उसका रीज़न यही है कि रात में सनलाइट नहीं होती, सो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, तो मेजर पोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स। रेजिस्टेंस जो होता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। इट मीन्स लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पे तो डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही ना, रेजिस्टेंस जो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जिस जिस मेटल का रेजिस्टेंस होता है, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में। तो इट मीन्स मटेरियल पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा ही करेगा। शेप जो है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। शेप को आप कैसे भी रख सकते हो, आप स्ट्रेट कर दो, आप इसको कॉइल बना दो, या फिर उसको बेंड कर दो। ओके, तो इस पे जो है वो रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है शेप पे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। शेप पे जो कंडक्टर है, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड inside a solenoid around a straight conductor both carrying current of the same magnitude r। तो ये सोलेनॉइड ले लिया मैंने। सोलेनॉइड के हमें क्या देखना है, देखो इनसाइड है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के इनसाइड जो है वो लाइंस कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है, ध्यान रखना, ठीक है। अंदर की बात कर रहा है ये, बाहर की बात नहीं कर रहा। बाहर तो क्या होती है, सर्कुलर फॉर्म में हो रही है, ठीक है। तो अंदर जो है वो स्ट्रेट होगी, किसमें, सोलेनॉइड में। और अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये सपोज मैंने कोई स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया है, इसके अराउंड किस फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में होती है। राइट हैंड थंब रूल लगता है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में स्ट्रेट होगा और सेकंड में क्या हो जाएगा, सर्कुलर, मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बायो से रिलेटेड है, जो रिप्रोडक्शन होता है या जो वो पी प्लांट का है उस पर बेस्ड है। ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट्स, कैपिटल टी, टी से डिनोट कर रहे हैं इसको, एंड प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स, टी टी, द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन वर ऑल टॉल। ठीक है, when F1 generation was self crossed, the gene combinations of the offspring of F2 generation will be। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका F1 और F2 जनरेशन का टेबल बना लेता हूँ। ओके, ये सपोज मेरा F1 जनरेशन का टेबल बना रहा हूँ मैं। तो मेरे पास में क्या है, पहले कंप्लीट ये टॉल ले लिया मैंने, ये स्मॉल ले लिया, तो ये टॉल वाले हैं। ठीक है, और ये स्मॉल वाले हैं। तो टॉल टॉल से ये दोनों क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये दोनों क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये दोनों क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनने वाला है। इट मीन्स ओवरऑल तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, मीन्स टॉल ही बनेगा। ठीक है, सभी जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑल टॉल हो जाएंगे। F2 जनरेशन का मैं बनाता हूँ सपोज, तो F2 जनरेशन के केस में क्या होगा, देखो F2 जनरेशन का अगर मैं बनाता हूँ तो ये आएगा। F1 से हमारे पास में क्या आया, ऑल टॉल आए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, ये कैपिटल टी हो गया, ये भी स्मॉल टी हो गया। तो कैपिटल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, स्मॉल टी कैपिटल से क्रॉस होगा तो स्मॉल और कैपिटल बनाएगा, और स्मॉल से क्रॉस होगा तो स्मॉल टी बनाएगा। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्योर टॉल भी मिलेगा। ठीक है, और प्योर ड्वार्फ भी मिलेगा हमें इस केस में। ठीक है, होमोजीनस टॉल भी बोल सकता है मैं, या प्योर टॉल भी बोल सकता हूँ मैं इसको, जो कैपिटल टी आता है, ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, और ये प्योर ड्वार्फ है। तो तीनों ही हमें इससे मिलेंगे, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमें इसका रेशियो निकालना होगा तो ये देखो, कैपिटल टी एक बार मिल रहा है, ये 2 बार मिल रहा है, और ये भी 1 बार मिल रहा है, तो इनका रेशियो आ जाता 1:2:1। कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, हाउ मैनी वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को लेके आने में, W इक्वल टू क्या होता है, V टाइम्स Q होता है, ये QV बोलते हैं इसको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, तो ये आ गया 12 वोल्ट इनटू चार्ज कितना दे रखा है, 3 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 3 36 ऑफ जूल। वर्क जो होता है उसकी यूनिट जूल होती है, 36 जूल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज। तो डायरेक्ट डायग्राम है आपके, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखा जाता है, तो 2f से दूर ले लिया मैंने, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना है, तो जो इमेज बनेगी इसकी वो कहाँ पे बनेगी, देखो एक तो f और 2f के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल और उल्टी बनेगी। ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, और छोटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मीन्स उल्टी। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, when a narrow beam of white light passes through a glass prism it splits into its component colors।
ठीक है। कंपोनेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, तो ये फिनोमेना क्या होता है, तो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें क्या होता है एक लाइट बीम को क्या करते हैं प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, तो वो जो वाइट लाइट है वो क्या कर देगी, ब्रेक हो जाएगी अपने सभी 7 डिफरेंट कलर्स में। ओके, कलर्स कौन कौन से होते हैं, विबग्योर होते हैं जो, वही कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो थे वो कैसे क्वेश्चन थे, असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं पहले असर्शन क्या दे रखा है। अ रेनबो इज एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल थोड़ी होता है रेनबो, रेनबो तो नेचुरल होता है। ओके, रेनबो तो क्या होता है, एक नेचुरल होता है ना, जब बारिश आती है तो बारिश की जो ड्रॉपलेट्स होती है उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो क्या बनाता है, रेनबो बनाता है। ओके, तो ये असर्शन ही गलत है इसमें। नेक्स्ट रीजन क्या दे रखा है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, ये सही है। रीजन जो है वो सही है और असर्शन जो है वो गलत है, तो ऐसा कब होता है, ऑप्शन डी जब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन दे रखा है हमें इन द रिएक्शन, ये Na2SO4 प्लस बेरिलियम क्लोराइड दे रखा है ना हमें। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो जब इनकी रिएक्शन होती है, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट है, इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ओके, सोडियम सल्फेट हो गया, और ये दूसरा हमारा क्या है, ये है बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। दोनों ये क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है। तो जब दो एक्वा सॉल्यूशन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक तो प्रेसिपिटेट बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, बट इस रिएक्शन में ये क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट, गलत है। सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं बनता, BaSO4 जो होता है वो प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, जो भी हम ग्लास लेते हैं उसके जो बॉटम में आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, NaCl तो क्या रहता है, एक्वा सॉल्यूशन में ही रहता है, तो असर्शन गलत है। रीजन क्या दे रखा है, व्हेन एन एक्वा सॉल्यूशन इज एडेड टू अनदर एक्वा सॉल्यूशन एंड एब्सोल्यूट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, सही है। रीजन जो है वो सही है बिल्कुल, एक्वा सॉल्यूशन मिल रहा है दूसरे एक्वा सॉल्यूशन से तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, और बाकी जो बच रहा है वो एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व रहता है। बट हमें इसमें दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है, बट बनता क्या है, BaSO4 प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर का, जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो असर्शन गलत है, रीजन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ओवर टाइम, तो ये देखो डायरेक्ट लाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ली गई है ये। ओके, तो असर्शन जो है वो सही है बिल्कुल। रीजन क्या दे रखा है इसका, रीजन है द प्रोसेस ऑफ DNA कॉपिंग विल हैव वेरिएशन ईच टाइम बिकॉज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिलायबल, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उन पे 100% कोई भी एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं हो सकता है, तो रीज़न भी सही है, और जो रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में दे रखा है असर्शन अ हार्मोन कोल्ड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट, बिल्कुल सही है। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, कम करता है। क्यों, क्योंकि रीजन में क्या दे रखा है, द रोल ऑफ ऑक्सिन्स इज अपोजिट, ऑक्सिन्स क्या करते हैं, ये जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाते हैं, ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन्स हो गया,
जिब्रेलिन्स हार्मोन्स जो होते हैं ये सभी क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो अपोजिट काम करता है किसके, ऑक्सिन्स हार्मोन या जिब्रेलिन्स हार्मोन या साइटोकिन्स हार्मोन्स। ठीक है, तो रीज़न भी सही है और रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सभी जो थे हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, वो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे इसमें, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 था उसमें ए पार्ट में जो दे रखा था वो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। तो क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें डेटा दे रखा है जिसमें यू दे रखा है और एफ दे रखा है। तो मिरर फॉर्मूला सबको पता होगा आई थिंक, 1/f जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1/v प्लस 1/u के। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें v फाइंड आउट करना है। बिकॉज मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ v/u ही तो होता है। ओके, u हमारे पास में ऑलरेडी है, f हमारे पास में ऑलरेडी है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं 1/f पुट करता हूँ, -15 इक्वल टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है, और 1/20 माइनस का हो जाएगा 1/u। तो 1/v की जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/20 माइनस 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 आ गया एलसीएम। तो ये आ गया 3 - 4, ये बचेगा माइनस का 1/60। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -60 आ गई। ओके, v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, v इक्वल टू आ गया माइनस का 60। अब v की वैल्यू -60 और u की वैल्यू -20 पुट कर दूंगा मैं, m इक्वल टू माइनस ऑफ v की वैल्यू है -60 और u की वैल्यू है -20। -20 से 60 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, इट मीन्स मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो आएगा -3। अब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, मीन्स इन्वर्टेड बनेगी। तो ये भी आप लिख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीफिकेशन जो आ जाएगा इसका -3 आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36 का जो पी पार्ट है, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि 3 रजिस्टर्स जो है 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के, उनको सीरीज़ में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 9 वॉट। एन एमीटर एंड ए वोल्टमीटर आर ऑल्सो कनेक्टेड। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर को भी कनेक्ट किया गया है सर्किट के साथ में। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन ऑफ द अबोव सेट डिवाइसेस इन ए करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो 3 रजिस्टर को क्या करना है, सीरीज में ऐड करना है। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया रजिस्टर। इनको हमने क्या कर दिया, सीरीज में ऐड कर दिया। एक एमीटर लगाना है तो यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं। ओके, इसको वोल्टेज या बैटरी से कनेक्ट करना है, बैटरी से कनेक्ट करनी है। ये की लगाना है, की भी लगा दो। ओके, ये ऐसे सर्किट डायग्राम बन गया इसका। ये 2 ओम हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा और ये 4 ओम हो गया। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस हो गया। ओके, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है। तो ये जो है यहाँ पे पूरा का वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ये आ गया। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, सर्किट डायग्राम बन गया। आगे हमें क्या पूछा, डिटरमाइन आई करंट शोन बाय द एमीटर। तो इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। इट मीन्स आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 4 मीन्स 9 ओम। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया है। अब V हमारे पास में आर इक्विवेलेंट आ गया, तो अमीटर से जो करंट निकलेगी I = क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V कितना है हमारा 9 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट भी कितना है 9 वोल्ट। तो करंट जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या दे रहा है,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर। तो ये जो 3 ओम रेजिस्टर है इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V1 ले लेता हूँ, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो करंट है वो सभी रेजिस्टेंस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो सभी में बराबर जाएगी, ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, आई होगा, सभी में 1 एम्पियर जाएगी। तो इसमें भी यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगी। ओके, तो ये जो V1 बनेगा फिर V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I जो करंट है सभी में सेम जाएगी इनटू R कितना है इसका 3 है। तो I की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 3। तो उसके अलॉन्ग जो वोल्टेज आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो 39 का सी पार्ट था वो एक न्यूमेरिकल था जो हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स से रिलेटेड, रेज से रिलेटेड, उसका ये न्यूमेरिकल है। हमें क्या दे रखा है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन ऑफ वाटर दे रखा है 4/3 और एन ऑफ ग्लास जो है वो दे रखा है कितना 3/2 आपको गिवन है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीन्स वेलोसिटी ऑफ ग्लास जो दे रखी है वो दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड वैक्यूम। तो हमें जो लाइट की स्पीड है वो निकालनी है, एक बार तो वाटर में और फिर वैक्यूम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये मैं किसी भी मीडियम के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना, किसी भी मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो स्पीड दे रखी है ग्लास में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्लास का दे रखा है, तो मैं इन दोनों को यूज़ कर लूँगा। वो वैक्यूम में स्पीड आ जाएगी सबसे पहले तो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है 3/2, तो यहाँ 3/2 रख दिया मैंने। ये वैक्यूम में स्पीड सपोज मैं c मान लेता हूँ तो ये c आ जाएगा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी दे रखी है, ये 2 × 10⁸ दे रखी है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो c की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, c आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। अब सेकंड का आंसर, सेकंड में हमें क्या निकालना है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। तो वाटर का हमारे पास में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारे पास में ऑलरेडी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है 3 × 10⁸ अपॉन हमें क्या निकालना है, स्पीड इन वाटर, एन डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी वी डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन एन डब्ल्यू कितना दे रखा है हमें 4/3 दे रखा है, तो ये 4/3 आ जाएगा। ओके, तो वी ऑफ डब्ल्यू जो आएगा वो हमारे पास में फिर क्या आ जाएगा 9/4 × 10⁸ और 9/4 तो हमारा कितना होता है 2.25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हो गया हमारा ये वैक्यूम में स्पीड, ठीक है। तो ये जो साइंस का पेपर था 31C3 का, इसके जो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, और जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे इस सेट में उन सभी न्यूमेरिकल को हमने इस सेट में डिस्कस किया है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द कंपार्टमेंट एग्जाम ऑफ साइंस पेपर, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑन नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।